नमस्कार, मेरा नाम रुनेश है। मैं राजस्थान से हूँ और इसी साल मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हुई है इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री में। और अभी मैं जेएनयू के मास्टर्स प्रोग्राम में इनरोल हूँ और मेरा कोर्स है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़। जेएनयू में यूजी लेवल पे भी लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं और मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम भी हैं। तो यूजी के लिए सीयूटी यूजी होता है, जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जितनी भी भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कंपलसरी हो गया। तो जेएनयू भी सीयूटी यूजी के स्कोर के बेस पे ही यूजी में एडमिशन देता है। यहाँ यूजी के लैंग्वेज कोर्स है, ये बात ध्यान में रखने की है। जैसे ड्यू में और भी बहुत पॉपुलर कोर्स है जैसे सोशल साइंसेज के, वैसे जेएनयू में नहीं है। जेएनयू में बहुत सारी लैंग्वेज जैसे फ्रेंच, जापानीज़, जर्मन, ये सारी लैंग्वेज यूजी के लेवल पे पढ़ाई जाती है। और पीजी पे जितने भी सोशल साइंसेज और साइंस और एमबीए, एमसीए ये कोर्सेज़ भी होते हैं। और इन सब में एडमिशन सीयूटी पीजी के बेस पे मिलता है, इसके स्कोर पे बेस में मिलता है। तो सीयूटी पीजी जो एनटीए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, उसमें जो आपको मार्क्स मिलते हैं और उसी के बेस पे आगे जेएनयू एडमिशन देता है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि जेएनयू सी जो एनटीए का पेपर होता है सीयूटी पीजी का, वो उस पेपर में दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। लेकिन जेएनयू है वो पार्ट बी का ही स्कोर काउंट करता है। पार्ट बी यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है मास्टर्स में, उसी सब्जेक्ट का स्कोर काउंट होगा। जो पार्ट ए होता है, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जो कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग से रिलेटेड, उनके मार्क्स काउंट नहीं करता। अभी ये है नवंबर 2023, और जो सीयूटी 2024 का एग्ज़ाम है वो इस बार सीयूटी जल्दी करवा रहा है। तो मार्च में एग्ज़ाम होंगे सीयूटी पीजी के। तो आपको अभी 4 महीने हैं आपके पास, तो 4 महीने की प्रिपरेशन में शायद ये इनफ टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। और अभी बात करें एलिजिबिलिटी की कि डिफरेंट कोर्सेज़ के क्या एलिजिबिलिटी है, तो वो जिस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है उसकी आप स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी जेएनयू की वेबसाइट पे जो जोनिंग का प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन प्रोस्पेक्टस, उसको डाउनलोड करके आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं। एक बार जब एनटीए आपका सीयूटी का रिज़ल्ट रिलीज़ कर देता है, तो उसके बाद से आपको फिर से जेएनयू में रजिस्टर करना पड़ेगा, यानी आपको जेएनयू के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। आपने सीयूटी पीजी की तो ले किया था, फिर आपको जिस जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए होता है उसमें आपको अप्लाई करना होता है। ये सिस्टम अभी 2023 तक था, और 24 से शायद ये एक प्रपोज़ल आया है कि सिंगल एप्लीकेशन होगी, तो हो सकता है वो हो। अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको जेएनयू में भी, अब जब आपका सीयूटी रिज़ल्ट आ जाए, और आप ध्यान रखना जेएनयू का वेबसाइट रेगुलर चेक कर सकते हैं, तो आप जेएनयू के लिए फिर अप्लाई करना पड़ेगा आपको अलग से। उसके बाद जेएनयू कुछ दिन बाद अपनी मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेगा। तो और उसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना होता है। फिर उसी आपके रिज़ल्ट में, मेरिट में आपको दिखा देगा कि आपका किस सब्जेक्ट में एडमिशन हुआ है, आपकी सीयूटी पीजी के स्कोर के बेस पे। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको फ़ी भरना होता है ऑनलाइन, जो ऑनलाइन ही होता है। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो जेएनयू में ही होता है, फिज़िकली होता है, और वो ऑनलाइन नहीं होता जैसे डीयू में होता है। तो आपको यहाँ जेएनयू में आना पड़ेगा, और अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद में एक ही दिन में आपका सारा काम हो जाता है। आपके आईडी कार्ड मिल जाते हैं, आपको लाइब्रेरी कार्ड, हेल्थ कार्ड सारे मिल जाते हैं। तो एक दिन का प्रोसेस है, और उसके बाद में आपका एडमिशन प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और हॉस्टल के लिए भी उसी दिन फॉर्म आपको अप्लाई कर देना चाहिए, उसी दिन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप। और कुछ एडमिशन जब आपका ख़त्म हो जाता है प्रोसेस, तो उसके कुछ दिन विद इन मंथ हॉस्टल की मेरिट लिस्ट आती है। और उसमें रैंक, जो कैटेगरी रैंक होती है आपकी, जैसे ओबीसी में क्या रैंक है, एससी एसटी में क्या रैंक है, उस बेस पे आपको हॉस्टल मिलता है। और आपकी जो रैंक है सीयूटी में, उस बेस पे आपको हॉस्टल अलॉट होता है। और इसमें एक पॉइंट एक है, जैसे मान लो आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अभी आप पीजी में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका गैप कितना है, या फिर आपने 12th कर लिया और उसके बाद में आपका 1-2 साल का गैप है। तो जिन्होंने इसी साल की है, जिनका कोई गैप नहीं है, उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है, जिसको P1 कैटेगरी बोलते हैं। P1 यानी प्रेफरेंस 1। और उसके बाद एक P2 कैटेगरी होती है, यानी जिनका गैप 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद 2 या 3 साल से ज़्यादा होता है, तो उनको P2 कैटेगरी में रखते हैं। और उसके बाद ऐसे अगर जैसे जैसे गैप बढ़ता है, तो उनको बाद में प्रेफरेंस में रखा जाता है, और उसके अकॉर्डिंग उनको हॉस्टल मिलता है। जेएनयू का शायद पढ़ाई लिखाई का माहौल, तो वो आप शायद उसकी रैंक में भी देख सकते हैं। जो एनआईआर रैंकिंग है, वो उसकी ऑल इंडिया रैंक 2 है। और जो कैंपस की बात करें, तो
काफ़ी सुंदर कैंपस है, ग्रीन कैंपस है और बहुत ही बड़ा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कैंपस है इंडिया का, जेएनयू का। और शायद एक दिल्ली में रहते हुए और मेरा जो डीयू का जो एक्सपीरियंस है, डीयू के कैंपस का और अभी यहाँ जेएनयू के कैंपस का, तो उन दोनों में भी बहुत ही डिफरेंस है। जो दिल्ली में ही आपको एक ऐसी जगह है जेएनयू जो बिल्कुल एक अलग सी लगती है। बाहर जहाँ जैसे जितनी भाग-दौड़ है और यहाँ जेएनयू एकदम पूरा शांत सा लगता है, बिल्कुल एकदम अलग से। तो काफ़ी मतलब पीसफुल माहौल है और पढ़ाई का माहौल तो शायद मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, जितना मैं शायद डीयू में पढ़ रहा था और यहाँ के जितना पढ़ रहा हूँ, वो मुझे लगा कि मैं यहाँ काफ़ी अच्छे से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि एक यहाँ की एक स्टूडेंट की वाइब्रेंट एक कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी है, बहुत ही पढ़ने पे ज़्यादा फोकस भी करती है और तरीके से भी काफ़ी एक एक्टिव है। और प्रोफेसर यहाँ के कोई शक नहीं है, मतलब क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और एकेडमिकली एंड अदरवाइज़ भी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ऐसा कंसर्न रहता है कि यार जेएनयू में बच्चों को नहीं भेजें, और हालांकि ये शायद बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि एक तरफ मीडिया में कुछ परसेप्शन है जेएनयू के कि जेएनयू ये है एंटी नेशनलिस्ट वटेवर। लेकिन जब वही एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो एनआईआरएफ रैंकिंग 2 दे रही है, तो वो भी एक आप देखें कि यहाँ का होता है जहाँ पॉलिटिक्स होती है, मतलब जेएनयू हमेशा से ही पॉलिटिकली जो भी मुद्दे हैं उन पे जेएनयू के स्टूडेंट आवाज़ उठाते रहते हैं। वो शायद देश के या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो रहा हो, जेएनयू के स्टूडेंट उसमें अपना मत देते हैं और खुले रूप से देते हैं। वो शायद लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर के थ्रू या मार्च हो गया या प्रोटेस्ट के थ्रू को किसी भी रूप में वो दिखाते हैं, अपनी आवाज़ देते हैं कि एक एज अ कंसर्न सिटीज़न। लेकिन स्पेशली 2016 के बाद में जो मीडिया के फोकस में जेएनयू आया है, उससे थोड़ी शायद एक नेगेटिव इमेज भी जाती है जेएनयू की। और वो डिपेंड करता है कि मीडिया कैसा दिखा रहा है जेएनयू को, उसमें कहाँ तक सच्चाई है। वो आपको यहाँ कैंपस में आने के बाद ही पता लगती है कि मीडिया में क्या दिखता है और रियलिटी में क्या है। जो मीडिया में दिखता है और जो आप यहाँ आके देखते हो, रह के देखते हो, वो बहुत ही एक आपका अलग दिखेगा। आप कुछ परसेप्शन लेके आओगे जेएनयू के बारे में और आप यहाँ पे आओगे तो आपको कुछ अलग मिलेगा। 2016 में या कुछ ऐसे कुछ हुआ और उसके बाद से जो मीडिया में हाईलाइट में आया जेएनयू, तो एक नेगेटिव इमेज तो गई है, लेकिन वो शायद एक सच्चाई नहीं है, पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती या सिर्फ सारे बच्चे उसी में रहते हैं। यहाँ जेएनयू में अराउंड 8 से 9 हज़ार बच्चे हैं, सारे वहाँ आंदोलन करने नहीं जाते हैं या कुछ भी, वो इतना नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान देते हैं और यहाँ कोई ऐसा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है आपको उठा के ले जाएगा या ज़बरदस्ती आपको बुलाएगा। जिनकी जो करना चाहते हैं वही जाते हैं और फिर वो आप पे हैं, आप उसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं कि किसी बात पे अपना ओपिनियन देना खुले तौर पे प्रोटेस्ट के थ्रू है, जैसे भी। और वो फिर एक इंडिविजुअल मैटर है कि आप उसको सही बता रहे हो, गलत बता रहे हो, वो एक अलग मैटर है। लेकिन पढ़ाई को लेके कोई शक नहीं है कि जेएनयू वन ऑफ दी इंडिया का बेस्ट प्लेस है पढ़ने के लिए, और वो एनआईआर रैंकिंग है जो जेएनयू की, वो उसमें भी दिखता है। इंसिडेंट अगर कोई छोड़ दें, अगर कोई छोटे मोटे हुए हैं जो मेरे ध्यान में नहीं है, उसके अलावा मैं नहीं मानता कि यहाँ कोई ऐसा अनसेफ है। जो क्राइम रेट वुमेंस, स्पेशली जो वुमेंस से रिलेटेड, वो जो दिल्ली में है, वो शायद जेएनयू में नहीं देखेंगे, क्योंकि एक अच्छा कैंपस है, सिक्योरिटी भी अच्छी है यहाँ की। और शायद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइब्रेरी है वो 24 घंटे खुली रहती है, तो गर्ल्स अपनी लाइब्रेरी से रात को अगर 2-3 बजे जब भी जाना चाहे आती हैं, जाती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है। एक अलग बात है जो बाकी यूनिवर्सिटी से शायद जेएनयू अलग है, वो एक पॉइंट ये भी है कि यहाँ जो ट्यूशन फ़ीस है, और या अलग जो भी और भी अलग जो फ़ीस जो यूनिवर्सिटी देती है, वो जेएनयू में शायद देश में सबसे कम होंगी। एमबीए और एमसीए कोर्स को छोड़ दें यहाँ पे, तो उसके अलावा लगभग सारे कोर्सेज़ की फ़ीस 400 से कम है, 375 अराउंड ऐसा कुछ फ़ीस है, एनुअल फ़ीस। और
जो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी आपको पूरा साल का जो अलग अलग बिल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल, वो अराउंड 1500 के पास है पूरे साल का। और उसके अलावा जो मेस बिल आता है वो हॉस्टल टू हॉस्टल थोड़ा सा डिफर करता है, लेकिन आप एवरेज 3000 मान के चल सकते हो। तो आपका महीने का 3000 मेस का बिल आता है वो है। और उसमें भी आपको बहुत सारे जो फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट होते हैं, उनको एमसीएम मिलता है यहाँ पे। एमसीएम यानी मेरिट कम स्कॉलरशिप। एमसीएम मेरिट कम, नहीं जो भी है एमसीएम का ये याद है ना। उनको एमसीएम मिलता है 2000 पर मंथ। तो पर मंथ आपको 2000 मिलते हैं और आपका 3000 मैथ्स का बिल है, तो आपका एक थोड़ा सा एक बर्डन कम हो जाता है उस मामले में भी। तो फाइनेंशियली आप भले आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, किसी भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा भी हो, शायद जेएनयू आपके रहने के लिए एक अच्छी जगह है। आपको फिर आप अपनी पढ़ाई पे ही फोकस कर सकते हैं, आपको फाइनेंशियली कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। बहुत सारे लोग यहाँ यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि देश की वन ऑफ दी टॉप सर्विस है। तो मोस्टली स्टूडेंट आप देखेंगे तो वो हाँ यूपीएससी के लिए प्रिपेयर तो करता ही है, फिर यूजीसी नेट वगैरह इसकी भी करता है। यूपीएससी के लिए मैं कहूँगा टाइम, अगर आपको पहला इशू अगर टाइम का है तो टाइम भी आप निकाल सकते हैं। क्लास करने के बाद दिन में मैक्सिमम 2 क्लासेस होती है, तो 2 क्लास के बाद में आप लाइब्रेरी में बैठ के अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। साथ साथ में फिर अपने मास्टर्स का जो जिस प्रोग्राम में आप इनरोल हैं उसका भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वो भी आप उसको भी लाइटली नहीं ले सकते। उसके साथ में अगर आप टाइम निकाल के यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। और माहौल यहाँ आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जिन्होंने ऑलरेडी मेंस या इंटरव्यू क्लियर कर रखा है। तो अगर आप उनसे कनेक्शन बनाते हैं, बात करते हैं, तो आपको एक अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है। तो एक अच्छा माहौल है पढ़ने का यूपीएससी के लिए भी मैं कहूँगा। देखिए, इस बार जो सीयूटी का एग्ज़ाम है वो 24 मार्च में हो रहा है, मार्च 2024 में। तो अभी आपके पास 4 महीने हैं फुल, तो आप और शायद इतना ही टाइम लगता है तैयारी करने के लिए। और जो सिलेबस होता है वो आप एनटी की वेबसाइट से अपने कोर्स, जिस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसका सिलेबस दे सकते हैं। सिलेबस आपने जो यूजी लेवल पे जो पढ़ा होता है उससे ज़्यादा कोई अलग नहीं है। शायद आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। और अगर कुछ एक्स्ट्रा हो तो वो आप बहुत सारे मटेरियल एक्स्ट्रा या यूट्यूब से कहीं से भी आप उसको कवर कर सकते हैं। और 4 महीने का शायद टाइम बहुत ही इनफ है मैं कहूँगा आपकी तैयारी करने के लिए। तो अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो आप मार्च तक एग्ज़ाम से पहले अपना प्रिपरेशन आराम से पूरा कर सकते हैं। और दिन के आप 4-5 घंटे या 4 घंटे भी देते हैं तो आपका आराम से हो सकता है। लेबर स्टडीज़ के लिए आपने कहाँ से तैयारी की थी और आने वाले बच्चों को क्या आप सजेस्ट करेंगे, कहाँ से तैयारी कर सकते हैं? मैं यहाँ पे मैं डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़ में इनरोल्ड हूँ, तो मैं इसका स्पेसिफिक बताना चाहूँगा कि मैंने इसकी तैयारी कैसे की। सही बताऊँ तो मैंने इसके लिए कोई तैयारी की ही नहीं थी। मैंने जस्ट 4-5 दिन इसके लिए देखा था, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इकोनॉमिक्स के लिए की थी। इकोनॉमिक्स में क्योंकि मेरा हुआ नहीं और मैंने इसका पेपर भी दिया था सीयूटी पीजी का, तो इसका सिलेबस काफ़ी मैं कहूँगा मिलता-जुलता है। जो ये कोर्स है डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज़, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, यानी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इनका एक ये बहुत ही ऐसा मिक्स है कोर्स। और इसका क्वेश्चन भी जो सीयूटी में आते हैं इसके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सारे सब्जेक्ट से। और इस ईयर ऐसा था कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी ज़्यादा आए थे। और तो मेरे लिए शायद आसान था ये करना। बाकी आप जिनका ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का, तो भी मैं आपका कहूँगा इकोनॉमिक्स में आप स्पेशली फोकस कीजिए डेवलपमेंट मॉडल्स पे एंड डेवलपमेंट थ्योरीज पे। सोशियोलॉजी में आप कुछ सोशल थिंकर्स को पढ़ सकते हैं। और वैसे एक ट्रेंड है उनकी बुक्स से क्वेश्चन आना, किसने सोशल थिंकर ने क्या थ्योरी दी थी या कौन सी बुक लिखी थी या कौन सी ईयर में वो पब्लिश हुई थी। और पॉलिटिकल साइंस के बहुत जनरल क्वेश्चंस, राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कुछ लेबर से रिलेटेड हो तो आप फोकस कर सकते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर, जो इंडियन इकॉनमी है, इंडियन इकॉनमी आपको वो भी आपको कवर करनी है। और हिस्ट्री में स्पेसिफिक इकोनॉमिक हिस्ट्री, जो बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम थे इंडिया में कॉलोनियल पीरियड के टाइम में, तो उन पे आपको फोकस करेंगे तो ये हो जाएगा।